या तो सबसे पहले बॉबी का एक क्वेश्चन है यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट का। ठीक है, तो इंडिया में आपको पता है कि कुछ अभी शायद 9 है यूनियन टेरिटरी ना, पहले 7 थी, फिर अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी ऐड हुआ है, तो ये 9 शायद यूनियन टेरिटरीज हैं। एक बार नंबर चेक कर लीजिएगा, 8 है। हाँ, मेरे को नंबर याद नहीं रहता। तो जैसे कि दिल्ली, पौंडीचेरी है ना, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादर नागर हवेली, दामन एंड दीव, ठीक है, और चंडीगढ़। तो ये यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है? यूनियन टेरिटरी, अब देखिए इस 2 शब्द से बना हुआ है। यूनियन का मतलब होता है सेंटर, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, या हाँ दादर नागर हवेली, ये भी, और दमन और दीव, ये सब एक हो गया। राइट राइट राइट। तो ये जो यूनियन होता है, यूनियन का मतलब होता है सेंट्रल। अब अगर ये जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, इनका अगर आप हिस्ट्री देखें तो पौंडीचेरी जो है वो फ्रेंच टेरिटरी थी, फ्रेंच टेरिटरी थी, और वो जो है वो फ्रांसीसियों के कब्जे में थी। और अभी गोवा अपने आप में एक स्टेट है, लेकिन 1962 तक गोवा जो है वो पुर्तगालियों के कब्जे में था। गोवा, दमन एंड दीव, ठीक है, तो गोवा, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, तो ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का अगर आप देखें तो उनका इतिहास बहुत अलग है। वहां पर बहुत सारे इंडिजिनस ट्राइब्स रहती हैं, यानी कि वहां पे बहुत सारे अभी भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो जो हमसे बहुत अलग हैं। राइट। फिर आप अगर चंडीगढ़ का हिस्ट्री देखें तो चंडीगढ़ एक नई सिटी है, और चंडीगढ़ पहले अनडिवाइडेड पंजाब, पंजाब का पार्टीशन हुआ था। पंजाब पहले इंडियन स्टेट जो है पंजाब, पंजाब से हरियाणा बना था, पंजाब से ही हिमाचल प्रदेश बना था। उसको हम बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उसके बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, कि पंजाब जो था उसको हिंदी, जो पंजाबी और जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनको अलग किया गया था। और चंडीगढ़ को लेकर बहुत लड़ाई हुई थी, मतलब अभी भी डिस्प्यूट है चंडीगढ़ को, क्योंकि पंजाब जो है वो बोलता है कि चंडीगढ़ उसका है। राइट। और हरियाणा जो है वो अभी अभी चंडीगढ़ जो है वो दोनों की राजधानी है, बट हरियाणा जो है वो अलग से अभी एक बना रहा है पंचकुला के पास। तो आप ये देखेंगे कि ये जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं इनका अपना एक अलग हिस्ट्री है। राइट। अब दिल्ली तो आपको पता है कि एनसीआर है, नेशनल कैपिटल है हमारी। तो अब यूनियन टेरिटरी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहेगा। तो पौंडीचेरी और दिल्ली को छोड़ दें, ठीक है, और अभी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा रहेगी, तो बाकी जगहों पर विधानसभा नहीं है। यानी कि अंडमान निकोबार में विधानसभा नहीं है, ठीक है, दादर नागर हवेली, दमन दीव में नहीं है, ठीक है, और चंडीगढ़ में खुद की विधानसभा नहीं है। तो अब वहां पर गवर्नमेंट जो है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसको हम बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो रूल करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट। तो आप देखेंगे कि जो दिल्ली पुलिस है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट में ये अंतर है कि स्टेट जो है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट के निश्चित कुछ पावर्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे 3 लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट को, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब की बात कर रहा हूँ, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई किया था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, और इन दोनों के बीच में पावर का बंटवारा किया था कि ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, जैसे कि आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी, रेलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी, लेकिन पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी। ठीक है, एग्रीकल्चर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा, रोडवेज स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी,
तो ऐसा करके एक बंटवारा किया गया था, ठीक है। तो अब अगर आप जैसे महाराष्ट्र देखें या यूपी देखें या आप वेस्ट बंगाल देखें, तो जो हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो हम महाराष्ट्र में वी आर लिविंग अंडर द रूल ऑफ टू गवर्नमेंट्स। हम पर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी रूल्स लगते हैं और हम पर स्टेट गवर्नमेंट के भी रूल्स लगते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हमारी एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारे पावर हैं, जो कि अपना बजट करना, ठीक है। और सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस का भी बंटवारा होता है। तो जो भी हम टैक्स देते हैं उसका भी बंटवारा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है स्टेट गवर्नमेंट को। तो आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ हद तक एक ऑटोनोमस होती है, यानी कि वो बहुत सारे डिसीजंस खुद ले सकते हैं, है ना। आपके आपके हेल्थ पॉलिसी बना सकती है, एजुकेशन पॉलिसी बना सकती है, रोड का कर सकती है, आपका लैंड से रिलेटेड जितना भी है वो सारा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ठीक है। लेकिन फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस है, ठीक है, आर्मी है, रेलवेज है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, ये सब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो आप देखेंगे कि स्टेट क्या है, स्टेट एक ऐसी एंटिटी है जिसकी अपनी एक ऑटोनॉमी, एक थोड़ा सा ऑटोनोमस है, मतलब खुद का एक सेल्फ रूल भी है। यूनियन टेरिटरी में ऐसा नहीं। यूनियन टेरिटरी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसका पूरा रूल चलता है, ठीक है। लेकिन दो यूनियन टेरिटरी अलग है, एक है दिल्ली और दूसरा है पौंडीचेरी या पुडुचेरी जिसका नया नाम है। तो पुडुचेरी और दिल्ली में क्या है कि यहाँ पर विधानसभा भी है, इनके चीफ मिनिस्टर भी हैं, लेकिन इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास वो पावर नहीं है जो यूपी के चीफ मिनिस्टर के पास है। तो बहुत ही लिमिटेड पावर है, जो हालांकि वो दोनों ही यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा है, बट दोनों के पास बहुत ही लिमिटेड पावर है। तो ये सब क्यों है, इसका हिस्ट्री क्या है वो मैं आपको आराम से बताऊंगा अलग से। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन में मैं आई शुड स्टार्ट अनदर क्लास। टाइमिंग्स का आप मुझे बताइए, कौन सा टाइमिंग आपको सूट करेगा मॉर्निंग को छोड़ के, क्योंकि मॉर्निंग में मैं नहीं कर पाऊंगा। तो सेकंड हाफ में आप लोग मुझे बताइए, तो मैं एक 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 आ, एक क्लास लेना चाहता हूँ जो सिर्फ कंसेप्ट्स पर होगा, है ना। कॉलोनियलिज्म क्या है, इंपीरियलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, और जैसे कि अभी क्वेश्चन आया था कैपिटलिज्म और कॉर्पोरेट में क्या अंतर है ना। तो ये जो चीजें हैं ना, तो ये अब एक बार में नहीं होगा, इसलिए इसके लिए मुझे पूरा एक लेक्चर लेना पड़ेगा, ठीक है। 3 बजे, 3 से 4, ठीक है। आप मुझे कल तक बताइएगा। हाँ, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में भी जब आप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगी तो आपको समझ में आएगा कि असम पहले एक था, फिर बाद में उसको 7 अलग अलग राज्यों में डिवाइड किया गया है। तो उसके बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पूरे अपने आप में एक चैप्टर है, जिसमें हमने हमारे देश में, अगर आप हमारे देश का मैप देखें तो आप देखेंगे कि हमारे जो स्टेट्स हैं वो ज्यादातर लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब क्या होता है कि भाषा के आधार पर बनाए गए हैं। आप नीचे से चलिए, केरल में मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। अभी आंध्र प्रदेश के 2 भाग हो गए, तो अभी तेलुगु 2 स्टेट है, लेकिन पहले एक ही था। फिर कर्नाटक में कन्नड़ा बोली जाती है, महाराष्ट्र में आपका जो है वो मराठी बोली जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये सब लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं, और ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं इनके पीछे भी बहुत स्ट्रगल हुआ था। पहले ऐसा नहीं था। जब भारत आजाद हुआ था 1947 का अगर आप मैप देखेंगे 1947 का और 1960 का मैप देखेंगे तो दोनों में बहुत अंतर है। पहले एक मद्रास प्रोविंस होता था, और मद्रास प्रोविंस में आपका आंध्रा भी आता था, केरल का भी कुछ भाग आता था, आपका आंध्र प्रदेश का भी भाग आता था, राइट। तो वो एक मद्रास जो अंग्रेजों ने बना के गए थे। फिर एक बॉम्बे प्रोविंस था, बॉम्बे प्रोविंस में आपका महाराष्ट्र का बहुत बड़ा हिस्सा आता था और गुजरात भी आता था, ठीक है। फिर आप देखेंगे सीपी एंड बरार था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो आज जो महाराष्ट्र का जो विदर्भ का हिस्सा है वो पहले सेंट्रल प्रोविंस में आता था, ठीक है। तो ऐसे ये सब हिस्ट्री है, आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक और लेक्चर स्टार्ट करूं, ठीक है। हाँ, मद्रास प्रोविंस ही अब तमिलनाडु है,
ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया, राइट पूनम? ठीक है, अब अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल उठा के देखेंगे तो वहां पर कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट हैं, शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरियाज का। तो आपको पता है कि इंडिया में हमारे यहाँ पर करीब 8% से ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, तो उनको कुछ स्पेशल राइट्स मिले हैं, राइट? तो वो स्पेशल राइट्स जो हैं वो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में दिए हुए हैं। और खास तौर पे सेंट्रल इंडिया में अगर आप देखें, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, जहाँ पर ट्राइबल जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर में है ना, तो उनके लिए एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया क्रिएट किया गया है जिसको हम शेड्यूल्ड एरिया बोलते हैं। और फिर जो नॉर्थ ईस्ट में कुछ राज्य हैं, 4 राज्य हैं, वहाँ पर ट्राइबल एरियाज क्रिएट किए गए हैं और वहाँ पर ट्राइबल ऑटोनॉमस काउंसिल बनाई गई है। यानी कि वो जो ट्राइबल एरियाज हैं वो उनकी अपनी अलग एक सभा होगी, एक काउंसिल होगी जो उनके लिए वहां पर रूल बनाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, ये मैं आपको आराम से बताऊंगा, अब एक क्लास में तो नहीं हो सकता इतनी सारी चीजें, ठीक है? तो 3 से 4 आप लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोले हैं कि 3 से 4, तो लेट मी स्टार्ट। और मैं शुरुआत में, क्योंकि मैं आप लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाना चाहता हूँ थोड़ा बहुत, है ना, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ। तो लेट मी स्टार्ट, लेट मी थिंक हाउ आई कैन डू। मैं 1-2 दिन में आई विल टेल यू, मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 का समय सही रहेगा, ठीक है? चलिए आज का हम एडिटोरियल शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको नेशन नेशनलिज्म से ही शुरू करूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली कल से शुरू करूंगा मैं, कल आपको मैं आज कम्युनिटी के पेज में डाल दूंगा, आज अगर कल शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है चीज़ों को, और अगर आज से नहीं शुरू किया तो कल से तो शुरू करूंगा ही करूंगा, ठीक है? तो परसों से, आई मीन परसों से तो 100% शुरू करूंगा, कोशिश करूंगा कि कल से शुरू करूँ। और 3 से 4 रहेगा समय, और सिर्फ कंसेप्ट्स बताऊंगा मैं आपको, नेशन, नेशनलिज्म, ठीक है, इस टाइप के, फेमिनिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, मॉडर्निटी क्या है, ये सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की, ठीक है? चलिए मैं आज का, भाई जरा म्यूट रखो सब लोग। शरद कुमार साहू साहब, प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। अगर किसी ने भी अनम्यूट किया और मेरे को डिस्टर्ब किया तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, समझ में आया? निकाल दूंगा मैं, मेरे को डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद है। प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को। चलिए आई विल स्टार्ट। ओके, आज अब कुछ दिन तक तो आप सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं कि हमारा देश जो है वो कैसे संकट से गुजर रहा है। सेविंग लाइव्स ऑन हेल्थ फैसिलिटीज इन इंडिया। अब आपने, अगर आप पिछले 4-5 दिन से सोशल मीडिया में हैं, ट्विटर पे या फेसबुक पर या व्हाट्सएप पे, तो आप देखेंगे कि इस समय हमारे देश में एक बहुत बड़ा संकट चल रहा है। आसपास भी आप देखेंगे कि मेरे बहुत सारे खुद के दोस्त और रिलेटिव्स कोविड पॉजिटिव हैं, और काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो लोग सीवियर पेशेंट्स हैं, जो लोग जिनको कोविड का बीमारी ज़्यादा सीवियर है, उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इंजेक्शंस जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। तो अब ये एक ऐसा क्राइसिस है जो मैन मेड है। कोविड
कि बीमारी भले ही मैन मेड ना हो, लेकिन ये जो डिजास्टर है, ये जो संकट है कि हमारे जो मरीज हैं उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी खुद की बनाई हुई है, राइट। और ये क्या शो करता है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कोलैप्स कर रहा है। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे, ऑन हेल्थ फैसिलिटीज इन इंडिया। ठीक है, तो भारत में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, हेल्थ फैसिलिटीज, फैसिलिटीज का मतलब होता है सुविधाएं, सेविंग लाइव्स। तो अब जितना अच्छा किसी भी देश में जितनी भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी उतना जीवन हम बचा सकते हैं। After painfully negotiating numerous hurdles during the first wave that peaked in mid-September last year, India appears to have learnt little, as a more ferocious second wave is ravaging the country. अब ये पैराग्राफ को थोड़ा आपको समझना होगा कि पिछला जब फर्स्ट वेव आया था, अब देखिए आपको अगर मैं आपको एक बार टाइमलाइन बता देता हूँ। इंडिया में पहला केस फरवरी फर्स्ट वीक में आया था शायद, है ना, फर्स्ट वीक फरवरी में 2020 में केरल में पहला केस आया था कोविड का, जब एक स्टूडेंट चाइना से वापस आया था अपने घर केरल। और मार्च में, अगर आपको याद होगा तो मार्च लास्ट वीक में या मार्च 20 के आसपास जो है वो लॉकडाउन लगाया गया था। ठीक है, पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था जो कि जुलाई अगस्त तक चला था, अगस्त सितंबर तक ये लॉकडाउन चला था। और अगर आपने देखा होगा कि आपने जब न्यूज़पेपर में बहुत सारे ग्राफ दिखाए होंगे कि अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं, एक रफ ग्राफ ऐसे, ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा मंथ है, फरवरी, मार्च, है ना, अप्रैल, ये हमारे मंथ हैं, और ये नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स हैं या नंबर ऑफ इन्फेक्शंस हैं। तो आप देखेंगे कि फरवरी से शुरू हुआ था और ये कर्व ऐसे जा रहा था, ठीक है, और सितंबर तक पहुंचते पहुंचते ये पीक पर पहुंच गया था और फिर उसके बाद ये कम होना शुरू हुआ था। ये फर्स्ट वेव है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये पीक है, ठीक है। तो एडिटोरियल क्या बोल रहा है कि ये जो फर्स्ट वेव है हमारा कोविड का, दैट पीक्ड इन मिड सितंबर। तो 15 सितंबर के आसपास हमारे देश में सबसे ज्यादा केस थे, डेली नंबर ऑफ केसेस सबसे ज्यादा थे, ये पीक पर था। और उसके बाद ये जो कर्व है वो फ्लैटन हो गया। फ्लैटन का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज ऐसे बढ़ रही होती है और उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लगती है, तो इसको हम बोलते हैं कि कर्व फ्लैट हो रहा है, ठीक है। ये चीज क्या है, ये कर्व है ना, तो ये कर्व फ्लैट हो रहा है। तो उस समय हम लोगों को लग रहा था कि हम बच गए, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें फर्स्ट वेव में तो आप देखेंगे कि इंडिया की सिचुएशन उतनी खराब नहीं थी जितनी दूसरे देशों की थी, जिनमें फ्रांस, इटली, ब्राजील, यूएस, उनकी स्थिति हमारी तुलना में बहुत ज्यादा खराब थी। खासतौर पे कुछ यूरोपियन कंट्रीज का तो बहुत ही बुरा हाल था, खासतौर इटली का सबसे ज्यादा बुरा हाल था, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि हम जो है वो बच गए, मतलब हमारा जो सिचुएशन है वो हम उससे बाहर आ गए। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी देयर इज अ सेकंड वेव, और ये जो सेकंड वेव है वो बहुत फेरोशियस है। फेरोशियस का मतलब होता है भयानक, भयंकर, एग्रेसिव, ठीक है, एंड वेरी वायलेंट। कोई चीज जो बहुत मतलब कोई चीज जो बहुत नुकसानदायक है, जो बहुत एग्रेसिव है ना, बहुत, तो उसको हम बोलते हैं बहुत भयंकर, हिंदी में बोलते हैं भयंकर। तो ये जो सेकंड वेव है वो बहुत ज्यादा भयानक है। पहले वेव जो फर्स्ट वेव था उसमें हमारा इतना नहीं हुआ था, इंडिया का हालत इतनी खराब नहीं हुई थी, जो कि पिछले सितंबर में वो पीक पर पहुंच गई थी।
पीक पर जाकर वो कम हो गई थी। तो अभी आप अगर देखें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जनवरी तक तो आते आते ऐसा लग रहा था कि कोविड तो है ही नहीं, है ना। दिसंबर जनवरी तक आते आते अभी 2-3 महीना पहले तक हम लोग बहुत नॉर्मल लाइफ जीने लगे थे, है ना। कोई मास्क नहीं पहनता था, सब मार्केट पूरी भरी रहती थी, है ना, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। तो एडिटोरियल बोल रहा है कि हमने अपने जो सबक हैं वो नहीं सीखे। भारत जो है, इंडिया अपीयर्स टू हैव लर्नड लिटिल। ठीक है, टू लर्न लिटिल का मतलब है कि आपने बहुत ज्यादा सीखा नहीं। तो जो पहला वेव आया था उसमें जो परेशानियां हमको हुई थी उससे हमने बहुत ज्यादा सीख नहीं ली। ठीक है, और कब नहीं ली? अब जब कि फेरोशियस सेकंड वेव जो है वो हमारी कंट्री को रैवेज कर रही है। रैवेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना। ठीक है, तो अब हम इसको पूरा फिर से पढ़ेंगे। तो आफ्टर पेनफुली निगोशिएटिंग न्यूमरस हर्डल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव। अब एक ये वर्ड है यहाँ पर, निगोशिएट करना। निगोशिएट करने का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम से डील करना। निगोशिएशन के कई अर्थ होते हैं। एक निगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत करना, निगोशिएट करना, बातचीत करना। ठीक है, दूसरा निगोशिएट का यहाँ पर मतलब क्या है कि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं। जब आप किसी समस्या से लड़ते हैं, उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उससे इंगेज करते हैं, तो हम बोलते हैं आप निगोशिएट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वेव में, जब फर्स्ट वेव आई थी तो हमने बहुत सारे हर्डल्स का मतलब है प्रॉब्लम्स, बहुत सारे हर्डल्स जो हैं वो हमने बहुत सारे हर्डल्स से निगोशिएट किया था। अब पिछली बार का आपको याद होगा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, सबसे बड़ा हर्डल क्या था? सबसे बड़ा हर्डल था लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से लाखों लोग जो हैं वो अपने अपने जहाँ पे वो काम करते थे वहां से भाग गए थे, वो वापस अपने गांव जा रहे थे, और सब कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं था, और कितने लोग तो सिर्फ भूख से, प्यास से मर गए थे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वेव के समय जो प्रॉब्लम्स आई थी इनसे हमने जूझा था, हम इनसे लड़े थे। और कैसे लड़े थे? बहुत पेनफुल था वो हमारे लिए। इट वॉज अ वेरी पेनफुल निगोशिएशन। आपको याद होगा पिछले साल के, आप याद करिए वो फोटोज आप देखते थे, पुलिस लोगों को मार रही है, पुलिस लोगों को जो है पकड़ रही है, लोग जो है वो एक स्टेट यूपी, दिल्ली का आपको बार बार सीन याद आता होगा कि दिल्ली में जो बॉर्डर है वहां पे हजारों की संख्या में लोग जो है रात दिन खड़े हुए हैं, यूपी जाना चाहते हैं या हरियाणा जाना चाहते हैं, लेकिन वो जा नहीं पा रहे। छोटे छोटे बच्चे, है ना। आपने एक केस सुना होगा जिसमें एक बिहार की लड़की जो है वो अपने फादर को साइकिल पर लेकर सैकड़ों किलोमीटर चली थी। ठीक है, फादर उसके बहुत बीमार थे, एजड थे, और उनको लेकर वो 1500-1600 किलोमीटर जो है वो साइकिल से गई थी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उस समय की हैं, फर्स्ट वेव की। तो हमने पहली वेव से निगोशिएट किया था, उससे हम जूझे थे, और हमने बहुत सारी हर्डल्स देखी थी, बहुत सारी परेशानियां देखी थी, और उनसे जूझना हमारे लिए काफी पेनफुल था, बहुत पीड़ादायक था। ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिया अपीयर्स टू हैव लर्नड लिटिल। फिर भी जो है हम बहुत कुछ नहीं सीखे। इंडिया अपीयर्स टू हैव लर्नड लिटिल। ठीक है, एज अ मोर फेरोशियस, क्योंकि अभी जो सेकंड वेव आई है ये और ज्यादा भयानक है। फर्स्ट वेव से ज्यादा भयानक है सेकंड वेव, और वो अभी क्या कर रही है? हमारी कंट्री को रेवेज कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। Precious time was wasted before critical facilities began to be scaled up to meet the demands of the second wave that is accelerating at an unprecedented pace. ठीक है, तो एडिटोरियल जो है वो आरोप लगा रहा है कि प्रेशियस टाइम वाज वेस्टेड। अब देखिए, आप हमारी गवर्नमेंट के पास 1 साल का समय था, क्योंकि सेकंड वेव आना ही था। सेकंड वेव इटली में भी आ चुका था, फ्रांस में भी आ चुका था, अमेरिका में भी आ चुका था, तो ये सबको पता था। और हम लोग भी मतलब पिछले साल जुलाई तक ये बात क्लियर हो गई थी कि कोविड
एक बार में खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये वायरस है। और वायरस क्या करता है, वायरस म्यूटेट करता है, वायरस अपने फॉर्म चेंज करता है। ठीक है, तो जो कोरोना वायरस 2 साल पहले शुरू हुआ था, अब जो है वो उसका नया फॉर्म है। तो वायरस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और ये सबको पता था कि ये जो फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव है, थर्ड वेव है, आना ही है। ठीक है, और क्योंकि ऑलरेडी यूरोप में आ चुका था, तो गवर्नमेंट ने जो जो ये जो हमको जो 1 साल का समय मिला था, वो टाइम बहुत कीमती था, उसको हमने वेस्ट कर दिया। प्रेशियस टाइम वाज वेस्टेड। प्रेशियस मतलब बहुत ही कीमती समय था। और क्यों था, क्योंकि देखिए अब आपको पता है कि ये फर्स्ट वेव है, फर्स्ट वेव अभी कम हो रही है, अब ये सेकंड वेव आना ही है, और सेकंड वेव आएगी वो ज्यादा बड़ी वेव होगी, वो ज्यादा, क्योंकि वो नए म्यूटेट हो चुका होगा वायरस, उसका फॉर्म चेंज हो चुका होगा। तो ये जो समय था आपके पास, अब देखिए यहाँ पर ये पीक का समय है और ये अभी पीक कर रहा है। ये जो टाइम था गवर्नमेंट के पास, ये जो इतना समय था, गवर्नमेंट इसमें बहुत सारी अपनी फैसिलिटीज को बढ़ा सकता था। हम वैक्सीन ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते थे, हम अपने हॉस्पिटल्स अच्छे कर सकते थे, हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स ज्यादा उसका इंतजाम कर सकते थे। ठीक है, हम क्या कर सकते थे, क्रिटिकल फैसिलिटीज को हम स्केल अप कर सकते थे। अब देखिए ये जो टर्म है क्रिटिकल फैसिलिटीज, क्रिटिकल का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फैसिलिटीज का मतलब है सुविधाएं, जैसे कि कोविड का कोई इलाज नहीं है एक्चुअली, अगर आप देखें तो कोविड का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कोविड से बचने के लिए, उसकी सीवियरिटी को कम करने के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ इंजेक्शंस हैं। ठीक है, फिर ऑक्सीजन, आपको पता है कि ऑक्सीजन जो लेवल है वो ड्रॉप करता है। ठीक है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, ब्रीदिंग, क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है ना, रेस्पिरेटरी डिजीज है मतलब सांस की बीमारी है। तो जो भी कोविड का पेशेंट जो सीवियर केस है, जो सीरियस केस है, उसका सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, बेड्स, ये सब चीजें क्या है, ये सारी क्रिटिकल फैसिलिटीज हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट जो सेवाएं हैं। इनको गवर्नमेंट को स्केल अप करना चाहिए था। स्केल अप करने का मतलब होता है उनका नंबर बढ़ा देना, मात्रा बढ़ा देना, किसी चीज की मात्रा बढ़ाना या किसी चीज का अमाउंट बड़ा कर देना, उसको हम बोलते हैं स्केल अप करना। तो ये जो समय था, 1 साल का जो समय हमारे पास था, वो बहुत ही कीमती समय था, और इस समय में हम अपनी क्रिटिकल फैसिलिटीज को स्केल अप कर सकते थे टू मीट द डिमांड्स ऑफ द सेकंड वेव, ताकि हम जो सेकंड वेव में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उन डिमांड्स को हम पूरा कर सकें, टू मीट द डिमांड्स ऑफ द सेकंड वेव। ठीक है, और वो सेकंड वेव जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, दैट इज एक्सिलरेटिंग। एक्सिलरेट करने का मतलब होता है, आप जो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, एक्सिलरेशन, एक्सिलरेट करने का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना। तो जब धीरे धीरे कोई चीज, किसी चीज की स्पीड बढ़ती है, तो उसको हम बोल रहे हैं कि ये एक्सिलरेट हो रहा है। तो सेकंड वेव जो है वो बहुत तेजी से एक्सिलरेट हो रहा है, एक्सिलरेटिंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड पेस। अब ये जो वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड, इसका मतलब है अभूतपूर्व, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। कोई चीज अनप्रेसिडेंटेड है, इसका मतलब है ये पहली बार हो रहा है। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वेव में इतनी इसकी स्पीड नहीं थी जितनी कोविड इन्फेक्शन की सेकंड वेव में। ठीक है, तो सेकंड वेव क्या है, अब देखिए ध्यान से, सेकंड वेव क्या है, सेकंड वेव इज एक्सिलरेटिंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड पेस। पेस का मतलब है स्पीड, पेस मतलब होता है स्पीड। तो सेकंड वेव जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कि पहले नहीं हुआ, पिछली बार नहीं हुआ था। ठीक है, तो एडिटोरियल बोल रहा है कि सेकंड वेव के आने से पहले का जो समय था वो हमने वेस्ट कर दिया। ठीक है, और क्यों वेस्ट कर दिया, क्योंकि हम क्रिटिकल फैसिलिटीज को स्केल अप नहीं कर पाए। ठीक है, और उससे क्या हुआ, लीडिंग टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज बीइंग ओवरवेल्म्ड। अब आज हालत क्या है, हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो ओवरवेल्म हो चुकी है।
ओवरवेल्म का मतलब होता है कि आप इतना ज्यादा कोई चीज हो जाए जो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब आप ओवरवेल्म हो चुके हैं। ओवरवेल्म का मतलब होता है, ओवरवेल्म बेसिकली एक इमोशन को बोलते हैं। ओवरवेल्मिंग का मतलब होता है कोई चीज इतनी बड़ी है आपके सामने कि अब आप कुछ नहीं कर पा रहे, यू आर ओवरवेल्म्ड, ठीक है। तो हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो अब ओवरवेल्म हो चुकी हैं, और जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो 10.2% की ग्रोथ हो चुकी है। अब आप देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। देयर इज अ शार्प ग्रोथ ऑफ 10.2%, यानी कि 100 में से 10 लोग, पिछली बार 100 में से सिर्फ 2 या 3 लोग मर रहे थे, ठीक है। तो द नंबर ऑफ डेथ्स शोज अ शार्प ग्रोथ ऑफ 10.2%। शार्प का मतलब होता है बहुत तेजी से कोई चीज जब बढ़ती है। तो एडिटोरियल जो है वो बेसिकली आरोप लगा रहा है कि हमने बहुत ही कीमती समय, वो समय जिसमें हम अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अच्छा कर सकते थे, ताकि सेकेंड वेव जब आए तो हम उसकी जो डिमांड्स हैं उसकी पूरी कर सके, वो हम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज हमारी जो हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज हैं वो ध्वस्त हो चुकी हैं, ठीक है। लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, लोग जो है बाहर हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ रहे हैं। तो ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो पूरी तरीके से ओवरवेल्म हो चुकी हैं, ठीक है। यानी कि वो डील नहीं कर पा रहे, इतना ज्यादा केसेस हैं कि हम डील नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ी, ठीक है। A mad scramble for hospital beds, oxygen, medicines, vaccines, and even a quick funeral are witnessed in many cities. अब ये हमें कैसे पता चल रहा है कि हमारी हॉस्पिटल सेवाएं जो हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं? क्योंकि देयर इज अ मैड स्क्रैम्बल फॉर हॉस्पिटल बेड्स। स्क्रैम्बल का मतलब होता है कि किसी एक चीज के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हो, या बहुत सारे लोग लड़ रहे हों किसी एक चीज को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए कोई चीज है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं अ मैड स्क्रैम्बल। तो मैड स्क्रैम्बल किसके लिए है? बेड्स के लिए। बड़े बड़े लोग जो हैं, सीनियर लोग हैं, उनको भी बेड नहीं मिल पा रहा है। तो देयर इज अ मैड स्क्रैम्बल फॉर हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन, मेडिसिन, वैक्सीन्स, और तो और इवन फॉर फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब होता है मरने के बाद जो आपका संस्कार होता है, दाह संस्कार, शमशान भूमि में लेके जाते हैं। तो फ्यूनरल के लिए भी लोगों के पास जगह नहीं है ना। अभी मैंने देखा था दिल्ली के जो जो घाट हैं जहाँ पर चिता जलाई जा रही है, बनारस में लाइन लगी हुई है लोगों, यानी कि डेड बॉडीज जो हैं वो उनकी एक क्यू बनी हुई है। इतनी मतलब जगह नहीं है जलाने के लिए, इतनी लंबी लंबी लाइंस लगी हुई डेड बॉडीज की, ठीक है। तो ये एक मैड स्क्रैम्बल है, यानी कि लोग जो हैं वो पागलों की तरह लड़ रहे हैं। किसके लिए? फॉर हॉस्पिटल बेड, फॉर ऑक्सीजन, फॉर मेडिसिन, फॉर वैक्सीन, एंड इवन अ क्विक फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब होता है दाह संस्कार, और ये हमने बहुत सारे सिटीज में विटनेस किया है। विटनेस्ड इन मैनी सिटीज, यानी कि बहुत सारी सिटीज में हम ये देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी डरावनी स्थिति है भारत की एक्चुअली। टोकन मिल रहा है बोल रहा है स्वराज, ठीक है। So if the mindless rush for convalescent plasma and hydroxychloroquine, even in the absence of any evidence of benefit, was seen last year, there is now hysteria to get remdesivir for hospitalized patients, leading to drug shortage. अब इसमें कुछ गलतियां लोगों की भी हैं, ठीक है। लोगों की क्या गलती है कि अभी आपने देखा होगा कि प्लाज्मा थेरेपी जो है, लोग बोलते हैं कि जिन लोगों को कोविड पहले हुआ है, ठीक है,
उनसे वो ब्लड लेते हैं और उसका प्लाज्मा थेरेपी कराते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इससे कोविड सही हो सकता है। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है? प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है कि प्लाज्मा वो ब्लड जो है, जो कोविड पॉजिटिव थे पहले और अभी वो ठीक हो गए, ठीक है, तो उनके ब्लड से वो करते हैं प्लाज्मा थेरेपी। तो लेकिन अभी भी उसका इफेक्ट होता है या नहीं होता है, इसके बारे में अभी एविडेंस नहीं, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, और दूसरी एक दवाई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इसका कोई भी अभी एविडेंस नहीं है। देयर इज एन एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस ऑफ बेनिफिट। एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस, यानी एविडेंस का मतलब है प्रूफ, ठीक है। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है कि इन दोनों से अभी भी कोरोना से लड़ा जा सकता है, लेकिन लोग जो हैं फिर भी इसके पीछे भाग रहे हैं। देयर इज अ माइंडलेस रश। अब ये शब्दों पे ध्यान दीजिए। माइंडलेस का मतलब है पागलपन, ना, जहां पर आप अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। रश का मतलब है दौड़ रहे, दौड़ चल रही है, लोग जो हैं किसी एक चीज के पीछे पड़े हुए हैं। तो देयर इज अ माइंडलेस रश। किस चीज के लिए? प्लाज्मा थेरेपी एक है और एक ये दवाई है, ठीक है, जिन दोनों के बारे में एविडेंस नहीं है कि इससे कुछ बेनिफिट होता है, ठीक है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस ऑफ बेनिफिट। अब देखिए क्या होता है कि कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है एक्चुअली। तो डॉक्टर्स बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, क्योंकि डॉक्टर हैं, आपकी जान बचानी है उनको, ठीक है। तो चूंकि अभी बहुत प्रॉपर रिसर्च नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी बीमारी जब होती है तो उसकी जब दवाई आती है तो उसके पीछे बहुत सालों की रिसर्च होती है। कोई भी दवाई, कोई भी, अब ये बाबा रामदेव वाली नहीं, जो भी इंग्लिश मेडिसिन है, बाबा रामदेव तो कुछ भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो उनके पीछे बहुत सालों की रिसर्च होती है, उस पर रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, उनका टेस्टिंग होता है, उनका एविडेंस होता है, उसका ट्रायल लिया जाता है, ठीक है, और तब वो मेडिसिन जो है वो अप्रूव होती है, तब वो मार्केट में आती है। लेकिन कोविड एक नई बीमारी है, नया वायरस है, अभी इतना रिसर्च नहीं हुआ है 2 साल में। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो कई सारे ट्रायल करते हैं कि ठीक है भाई, इससे नहीं हो रहा, चलो ये दे देते हैं, ये नहीं होता तो चलो इससे, क्योंकि आपकी जान बचानी है उन्हें। कभी कभी उससे जान बच जाती है तो लोगों को लगता है कि यही सही इलाज है, तो वही हो रहा है। तो ये जो दवाई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, पिछली साल तो इसके पीछे इतना हुआ था कि अमेरिका ने पूरा इसका स्टॉक खरीद लिया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो था डोनाल्ड ट्रंप, ये शायद मलेरिया के लिए यूज होती है, मलेरिया ड्रग्स है, तो ये हुआ कि कुछ डॉक्टर्स ने बोला कि ये काम कर रही है, तो अमेरिका ने तो पूरा का पूरा इसका स्टॉक खरीद लिया था। लेकिन बाद में पता चला कि इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है। तो वैसा ही अभी प्लाज्मा थेरेपी है। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि जो कोविड पॉजिटिव रह चुके हैं उनसे ब्लड लिया जाता है, ठीक है। तो अब चूंकि इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, तो लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो इसके पीछे माइंडलेसली भाग रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक हिस्टीरिया क्रिएट हो रहा है। हिस्टीरिया का मतलब होता है एक्सट्रीम फियर या डर या एंगर, पागलपन, है ना, लोगों में पागलपन हो रहा है, ठीक है। टू गेट रेमडेसिविर फॉर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। अब ये एक नया इंजेक्शन है इस बार। अब जैसे कि पिछली बार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लिए हुआ था, वैसे ही अभी इस इंजेक्शन के पीछे लोग पागल हैं। इसके बारे में भी अभी एविडेंस नहीं है एक्चुअली में कि ये एक्चुअल में कितना फायदेमंद है। और चूंकि लोग इसके पीछे हिस्टेरिकल हो चुके हैं, हिस्टेरिकल का मतलब है पागल हो चुके हैं, तो उसकी वजह से ये ड्रग का शॉर्टेज हो रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए कि बहुत सारी गलतियां हमारी भी हैं, कि अब खैर हम अपने को दोष नहीं देंगे जनता को, क्योंकि हम लोग को तो इतना नॉलेज नहीं है। हमारे जो नियर एंड डियर्स हैं, हम उनकी जान बचाना चाहते हैं, तो हमको तो जो भी लोग बोलता है, अभी आप देखोगे व्हाट्सएप पे इतने फॉरवर्ड आते हैं, काली इलायची खाओ, कोई बोल रहा है काली लौंग खाओ, कोई बोल रहा है कुछ खाओ, ये खाओ, कुछ भी इससे नहीं होने वाला है, क्योंकि WHO का पूरा एक आया है गाइडलाइन कि
कुछ भी नहीं है। आप चाहे कितना भी मल्टीविटामिन खाओ, चाहे आप कितना भी आप अदरक लहसुन जो भी जितना भी खाना चाहो, कुछ नहीं होने वाला। मतलब उससे यू आर नॉट सेफ ईटिंग दैट। लेकिन आप देखोगे ये काढ़ा पियो, वो काढ़ा पियो, तो चल रहा है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है कि इनसे कुछ, अब देखिए जो भी आप जड़ी बूटी जो भी खाते हैं, कुछ भी तो हो सकता है उससे फायदा हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एविडेंस नहीं है ना। तो उसके पीछे किसी भी चीज के पीछे पागल मत होइए कि नहीं नहीं ये बताया है, बाबा जी ने बता दिया तो यही करना है। अभी आपको मैं बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ कि जितने भी बाबा हैं, जितने भी ये आयुर्वेद और ये सब बात करते हैं हकीम, जब ये खुद बीमार पड़ते हैं तो ये सिर्फ एलोपैथी करके जाते हैं, तब खुद जाके एम्स में भर्ती होते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। लेकिन हमको और आपको बोलते रहते हैं कि ये पियो वो पियो। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये लड़ाई साइंस की है, तो आपको इसमें साइंस से लड़ना होगा। आप इसको अंधविश्वास और इससे लड़ाई नहीं कर सकते हैं। कुछ इम्यूनिटी पावर वगैरह नहीं बढ़ता है। अगर इम्यूनिटी पावर बढ़ रहा होता तो अभी जहां बाबा रामदेव का जो आश्रम है उसमें 37 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 37 लोग, बड़े बड़े जो संत हैं, साधु हैं, वो भी सब कोरोना पॉजिटिव हो गए। और ये जो मंदिर के जो बड़े बड़े महंत हैं उनकी भी डेथ हो गई कोरोना पॉजिटिव। तो ये आपका जो भय है, आपका जो डर है, उससे फायदा उठाते हैं। ठीक है। और एक प्रकार से ये आपको I mean, सरकार की जो गलतियां हैं उसको छुपाने का काम करते हैं कि आप अब आपको अगर हो जाएगा, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो फिर आपकी गलती है, ऐसा कि भाई आपने काढ़ा नहीं पिया। ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम है। तो ये एक वर्ड है यहाँ पे कॉन्वल्सेंट। ठीक है। कॉन्वलेस मतलब क्या होता है? कॉन्वलेस का मतलब होता है जब आप बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ने के बाद जब आपका उपचार होता है और आप धीरे धीरे अच्छे होते हैं, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं कॉन्वलेसेंट शब्द यूज करते हैं। ठीक है। तो अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका अभी कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास, कि साइंस ने उसको प्रूव नहीं किया है कि आ, आ, कि ये फायदेमंद है या नहीं। लेकिन चूंकि हम हर कोई डेथ से डरता है और हर कोई चाहता है कि उसका जो लव्ड वन है वो बच जाए, तो हम डर के लिए, डर के कारण बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। मास्क नहीं पहनेंगे, लेकिन बाकी सब कर लेंगे, काढ़ा पिएंगे और पूरा पूरा सारे ड्रामा करेंगे, लेकिन शादियां जरूर करनी है। शादियों में 2000 लोगों को बुलाना ही बुलाना है। तीर्थ यात्रा जरूर करनी है। जो आसान काम है वो नहीं करेंगे। ठीक है। मैं इतना मेरे को गुस्सा आता था अभी बीच में, शादियां हो रही हैं, हजार हजार लोग जा रहे हैं, 500 लोग डांस कर रहे हैं और कोई मास्क नहीं, कोई कुछ नहीं। पागल पागल देश है हमारा। फिर बोलेंगे काढ़ा पी लो। काढ़े से सही हो जाएगा। फनी। ठीक है। Though a small trial did show that the drug shortened the time to recovery, the World Health Organization's large solidarity trial found no evidence of its benefit in reducing mortality. ठीक है। अब ये जो रेमडेसिविर जो ये जो ड्रग है, ठीक है, अब उस पर WHO ने ट्रायल किया है और WHO का कहना है कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ इट्स बेनिफिट इन रिड्यूसिंग मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी का मतलब होता है डेथ। तो ये जो इंजेक्शन है जिसके पीछे भारत में सब लोग पागल हो चुके हैं, हमारे जो फडणवीस साहब हैं उन्होंने करोड़ों रुपए का इंजेक्शन जो है वो स्टॉक करके रख लिया था। आपने देखा होगा ना, अभी सुना होगा देवेंद्र फडणवीस साहब ने कुछ करोड़ों रुपए के इंजेक्शन जो हैं वो अपने आप पे स्टॉक किए हुए थे। तो ये जो रेमडेसिविर जो ये इंजेक्शन है, इसके बारे में WHO ने एक बड़ा ट्रायल किया है। ठीक है। अ लार्ज सॉलिडारिटी ट्रायल। ठीक है। और एक बड़ा ट्रायल किया था और उसमें उन्होंने पाया देयर इज नो एविडेंस ऑफ इट्स बेनिफिट।
कोई एविडेंस नहीं है इसके बेनिफिट के इन रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी, कि इस इंजेक्शन से वास्तव में जान बच सकती है। मोर्टेलिटी का मतलब है डेथ, तो डेथ रिड्यूस हो सकती है, इसका कोई एविडेंस नहीं। ठीक है, अब इससे पहले एक छोटा ट्रायल हुआ था। अब देखिए साइंस जो है वो ट्रायल करता है, अभी साइंस जो है वो कई सारे ट्रायल करता है, कई सारे जो टेस्टिंग करता है। ठीक है, देखो बेटा स्वराज, प्रॉब्लम क्या है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं 100 लोगों को दवाई दे रहा हूँ, 100 में 96 लोग अपने आप सही हो जाएंगे, क्योंकि कोविड जो है वो उसका मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 2 या 3% है। ठीक है, तो अब मैं 100 लोगों को काढ़ा देता हूँ, उसमें से 96 लोग बच जाते हैं और 4 लोग डेथ हो जाती है, तो हमको बोलेंगे अरे वाह कितना अच्छा है। वो अगर आप कोविड का कुछ भी इलाज ना कराओ तो भी 100 में से 90 लोग बच जाएंगे, है ना। कोविड का मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा नहीं है। कोविड का प्रॉब्लम क्या है, कोविड इन्फेक्शियस है। देखिए कोविड, अब इस चीज को समझिए, दो चीजें हैं, एक होता है मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, एक होता है मोर्टेलिटी रेट और एक होता है इन्फेक्शन। मोर्टेलिटी रेट इसका बहुत ज्यादा नहीं है, डेथ रेट बहुत ज्यादा नहीं है। अगर 100 लोगों को कोविड होता है तो उसमें से 97-98 लोग बच जाएंगे अपने आप। ठीक है, क्योंकि क्योंकि कुछ ही लोगों को सीवियर होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम यह है कि ये इन्फेक्शियस है। ये 100 लोगों से 1000 लोगों को होगा, 1000 से 10,000 होगा, 10,000 से 10 करोड़ लोगों को हो जाएगा। ठीक है, अब 10 करोड़ में अगर आप सोचो 1 करोड़ लोग इन्फेक्शियस हो गए और 1 करोड़ में अगर सिर्फ 2% लोग की डेथ हो रही है तो 2 लाख लोग मर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेड बॉडीज ज्यादा हो जाते हैं। हालांकि बीमारी का अपने आप में मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, लेकिन चूंकि ये इन्फेक्शियस है इसलिए नंबर ऑफ डेथ बहुत ज्यादा दिखती है ना। तो ये तो काढ़ा वाड़ा से मेरे को तो नहीं लगता है कि कुछ होता हो। ठीक है, मैं इस फील्ड में मेरे को जानकारी नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे साइंस पर विश्वास है। ठीक है, और मुझे ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, घरेलू नुस्खे होते हैं, नो डाउट बहुत काम करते हैं, लेकिन अगर आप देखो इन घरेलू नुस्खों से जिंदगियां नहीं बचा पाते हैं। जब तक साइंस नहीं आया था, जब तक हमारा आज का जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, 200 साल पहले हमारा जो लाइफ है वो कितना बड़ा होता था। हमारा जो एवरेज लाइफ है वो सिर्फ 35 साल था। 90% लोग जो हैं 35-40 साल से पहले मर जाते थे। तो अगर ये घरेलू नुस्खे इतने ही काम के थे तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती थी, लोग वो सब कैसे हो। अभी आप देखो मेडिकल साइंस ने हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ा दिया है। इंडिया में 70 साल तक लोग जी रहे हैं। ठीक है, जापान में 90 साल तक, 80-88 साल तक लोग जी रहे हैं। कितनी सारी बीमारियां हैं जो जड़ से खत्म हो गए, पोलियो है। ठीक है, आपके हार्ट का ट्रांसप्लांट होता है, लंग्स का ट्रांसप्लांट होता है, ब्रेन सर्जरी होती है, इतनी सारी चीजें मेडिकल साइंस ने दिया है। तो मैं तो मेडिकल साइंस पर विश्वास करता हूँ। लेकिन ठीक है, विश्वास अपना अपना, मैं किसी पर जोर नहीं दे रहा। तो ये जो इंजेक्शन है तो उसका जब एक स्मॉल ट्रायल हुआ था तो इट शो दैट द ड्रग शॉर्टन द टाइम टू रिकवरी, यानी कि रिकवरी जल्दी हो रही थी इस ड्रग के इस्तेमाल से। जो जो टाइम था रिकवरी का, बीमारी से उबरने का जो समय था वो कम हो रहा था एक छोटे ट्रायल में। ठीक है, लेकिन जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा ट्रायल किया तो इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला ऑफ इट्स बेनिफिट इन रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी, इनिशिएशन ऑफ वेंटिलेशन और सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द टाइम टू रिकवरी। ठीक है, अब ये जो इंजेक्शन है जिसके लिए बहुत मारामारी हो रही है, WHO ने जो ट्रायल किया तो उसको कोई ये एविडेंस नहीं मिला कि मोर्टेलिटी रिड्यूस हो रही है या वेंटिलेशन का इनिशिएशन हो रहा है या देयर इज अ रिडक्शन इन द टाइम टू रिकवरी या रिकवरी के टाइम में कुछ कमी आ रही है।
being an intravenous injection, remdesivir can be administered only in the hospital settings and any benefit might be seen only in moderately sick patients. अब ये जो इंजेक्शन है, ठीक है, ये इंजेक्शन एक इंट्रावेनस इंजेक्शन है, नस में लगता है ना। तो ये जो इंजेक्शन है क्या है, इंट्रावेनस इंजेक्शन। इंट्रावेनस इंजेक्शन का मतलब है कि ये वेन में लगाते हैं, वेन मतलब आपकी नस में। तो ये एक इंट्रावेनस इंजेक्शन है जो कि हॉस्पिटल में ही लगाया जा सकता है। तो बीइंग एन इंट्रावेनस इंजेक्शन, रेमडेसिविर कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओनली इन हॉस्पिटल सेटिंग्स। तो चूंकि ये नस में लगने वाला इंजेक्शन है तो इसको आप अपने आप नहीं लगा सकते हैं, इसको आपको हॉस्पिटल में लगाना चाहिए। और अगर कोई बेनिफिट अगर दिख भी रहा है इसका, तो वो बेनिफिट सिर्फ किन में दिख रहा है, जो थोड़े कम बीमार हैं, मॉडरेट बीमार हैं। अब देखिए, एक होता है सीवियर, SEVERE, सीवियर का मतलब होता है बहुत सीरियस पेशेंट जो है, तो हम बोलेंगे उनको सीवियरली सिक। मॉडरेट का मतलब होता है बीच का, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो जो मॉडरेट सिक हैं, जो मॉडरेटली बीमार हैं, उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है इस इंजेक्शन, ठीक है। ड्यू टू एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ बेड्स, द डिजीज इन मोस्ट पेशेंट इज ऑफन सीवियर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। अब चूंकि होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जान बच सकती थी अगर उनको बेड मिल जाए, अगर उनको हॉस्पिटल का केयर मिल जाए, तो आराम से आ, 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 उनको जो है वो दे कुड बी सेव्ड, उनकी जान बच सकती है। लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा शॉर्टेज है बेड्स की, ड्यू टू एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ बेड, एक्यूट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ हॉस्पिटल में बेड्स की बहुत ज्यादा कमी है। तो इसलिए क्या होता है, जो भी पेशेंट जब भर्ती होता है तो उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। द डिजीज इन मोस्ट पेशेंट इज ऑफन सीवियर, सीवियर का मतलब है बहुत सीरियस। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया, क्योंकि बेड इतनी कम है, जब उनका नंबर आता है, जब तक नंबर आता है तब तक वो बीमारी और ज्यादा सीवियर हो जाती है। The Health Ministry's July 2020 COVID-19 clinical management protocol does suggest that remdesivir may be considered in patient with moderate disease, ठीक है। तो आप इसको देखिए कि हमारा जो पिछले साल का हेल्थ मिनिस्ट्री का एक डॉक्यूमेंट आया था, तो हेल्थ मिनिस्ट्री हमारी जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने पिछले जुलाई को एक प्रोटोकॉल निकाला था। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम, अ सिस्टम ऑफ रूल। अब जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोविड होता है और वो हॉस्पिटल में जाता है, तो डॉक्टर्स क्या क्या स्टेप लेंगे, कौन सी दवाई पहले देंगे, कौन सी बाद में देंगे, कौन सी पहले दिन देंगे, कौन सी दूसरे दिन देंगे, तीसरे दिन अगर और ज्यादा सीरियस होता है तो डॉक्टर क्या करेंगे। तो ये पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। डॉक्टर्स उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जो पिछले साल जो इन्होंने कोविड का प्रोटोकॉल बनाया था, उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये सजेस्ट किया था, क्या सजेस्ट किया था, कि ये जो इंजेक्शन है इट मे बी कंसिडर्ड। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, मे बी, यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इसको कंपलसरी नहीं किया है। तो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, ये लगाया जा सकता है। हेल्थ मिनिस्टर बोला कि लगा सकते हैं आप, ठीक है। कौन से पेशेंट्स को, कौन से मरीजों को, उन पेशेंट्स को जिनका डिजीज लेवल मॉडरेट है, इन पेशेंट्स विद मॉडरेट डिजीज, यानी कि कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अभी आप देखेंगे तो इसको लेकर बहुत ज्यादा हो रहा है। बट स्टेरॉइड सच एज डेक्सामेथासोन may be better at helping patients and on oxygen support or on ventilator support from progressing to respiratory failure and death. अब देखिए कोविड में डेथ कैसे होती है, कोविड में डेथ होती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर का मतलब होता है कि अब आपका जो लंग्स हैं वो जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आप जो है सांस नहीं ले पाते हैं।
आपको ब्रेथलेसनेस हो जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो अभी 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 ये पता चला है कि एक स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड क्या होता है? स्टेरॉइड एक प्रकार का ड्रग होता है, एक प्रकार का एक आर्टिफिशियल फॉर्म होता है ऑफ नेचुरल केमिकल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन। तो कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जिनको हमारी बॉडी को जिनकी जरूरत होती है, उनको क्रिएट किया जाता है, लैब में बनाया जाता है, ये आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड भी एक प्रकार का ड्रग्स है। तो स्टेरॉइड जो है जैसे कि डेकामेथासोन, ठीक है, तो अब एडिटोरियल बोल रहा है कि आप रेमडेसिविर इंजेक्शन की बजाय अगर ये स्टेरॉइड दें तो ये इट मे बी बेटर एट हेल्पिंग पेशेंट्स। तो ये हो सकता है कि हमारे पेशेंट्स को ज़्यादा अच्छे से हेल्प करे, उन पेशेंट्स को जो कि सीरियस है। अब सीरियस पेशेंट मतलब क्या? ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट, जो खुद से सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन का सिलेंडर देना पड़ रहा है, या फिर वेंटिलेटर पर है। अब वेंटिलेटर पे पहुंच गया मतलब बहुत ज्यादा सीरियस है। ठीक है, वेंटिलेटर एक मशीन होती है और वो सांस के लिए आपको आर्टिफिशियली जो है सांस के लिए यूज होती है। तो ऐसे लोग जो सीवियर हैं, यानी कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका है, और जो वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, उनको लगा सकते हैं, जिससे कि उनकी रेस्पिरेटरी फेलियर या डेथ से वो बच सकते हैं, फ्रॉम प्रोग्रेसिंग टू रेस्पिरेटरी फेलियर एंड डेथ। अब देखिए, कोविड का जब भी सीरियस केस होता है तो कैसे आता है? पहले आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, फिर अगर आप और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए तो फिर आपको वेंटिलेटर सपोर्ट मिलता है, और अगर वेंटिलेटर सपोर्ट से भी नहीं हुआ तो प्रोग्रेसिंग मतलब डेवलपिंग, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं, और नेक्स्ट स्टेप ये है रेस्पिरेटरी फेलियर एंड डेथ। तो ये कुछ स्टेरॉइड्स हैं जो कि इनसे ये हमें बचा सकते हैं। The first wave in India and elsewhere clearly highlighted the weakness in health delivery. अब जो पहली वेव आई थी कोविड की, चाहे इटली में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे इंडिया में हो, उसने क्लियरली हमें दिखा दिया था कि हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत कमजोर है, वो इस प्रॉब्लम को डील नहीं कर पाएगा। ये हमको पहले से ही समझ में आ गया था। ठीक है, तो वही एडिटोरियल बोल रहा है कि द फर्स्ट वेव इन इंडिया एंड एल्सवेयर क्लियरली हाईलाइटेड द वीकनेस इन हेल्थ डिलीवरी। हाईलाइट करना मतलब आपको जोर देकर बताना कोई चीज, तो वो क्लियरली हमें बता रही थी कि हमारा जो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है, हमारी जो स्वास्थ्य सेवाओं का जो सिस्टम है, वो पूरी तरीके से वीक है। Yet nearly a year after hospitals were stretched beyond capacity and beds and medical oxygen supplies were in short supply, no attempts have been made either by state or union governments to significantly augment medical oxygen supplies. अब फर्स्ट वेव में ही हमको ये समझ में आ गया था कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इससे लड़ नहीं पाएगा। फिर भी हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की टू ऑगमेंट मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाईज। ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना। अब ये सब चीजें हमें पिछले साल ही पता चल गई थी कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो डील नहीं कर पाएगा एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है। तो तब भी एक साल, उसके बाद भी एक साल में कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया गया। नो अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड। ठीक है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने, ना ही यूनियन गवर्नमेंट ने कोई भी कोशिश की। किस चीज के लिए? टू सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली मतलब बड़ी मात्रा में, टू बड़ी मात्रा में इंक्रीज करना। क्या चीज? ऑक्सीजन सप्लाई। क्योंकि ये आपको पता था कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये ब्रेथलेसनेस की बीमारी है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने ऐसी कोई अटेम्प्ट नहीं किया। तो आप देखिए, नियरली अ ईयर आफ्टर, यानी कि फर्स्ट वेव के एक साल बाद, वो फर्स्ट वेव जहां पर हॉस्पिटल्स वर स्ट्रेस्ड बियॉन्ड कैपेसिटी। ठीक है, आप हर हॉस्पिटल की एक कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है मरीजों का इलाज करने का,
कोई 100 बेड का होता है हॉस्पिटल, कोई 50 बेड का होता है, कोई 300 बेड का होता है, ठीक है। तो उतने ही पेशेंट्स को वो भर्ती कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। अगर 300 बेड का हॉस्पिटल है तो वो 300 ही मरीजों का इलाज कर पाएगा, है ना। तो हॉस्पिटल्स जो हैं, पिछले साल भी हमने देखा था कि हॉस्पिटल्स जो हैं हमारे बहुत सारे, दे वर स्ट्रेस्ड बियॉन्ड कैपेसिटी, यानी कि उनको अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करना पड़ा था। और हमने ये भी देखा था कि बेड्स और मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाईज वो शॉर्ट थे, एंड बेड्स एंड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाईज वर इन शॉर्ट सप्लाई, यानी कि शॉर्ट सप्लाई मतलब उनकी सप्लाई कम थी। ये पिछले साल ही हमने देख लिया था। फिर भी कोई भी कोशिश नहीं की स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट ने टू ऑगमेंट मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाईज। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, द यूनियन गवर्नमेंट टुक 8 months to initiate steps to build oxygen generation plants that will reduce the reliance on pressurized liquid oxygen. अब भारत देश में हमको हमारी प्रायोरिटीज अलग हैं। हमको मंदिर चाहिए, हमको शादियां में बारात में 1000 लोग चाहिए हम जो हैं वो ये सब चीजें पर ध्यान नहीं देते ना। रोटी कपड़ा मकान से बीमारी सब चीजों पे ध्यान नहीं देते। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम वोट देते, तो फिर ठीक है ना, फिर तो हमको हमारे साथ यही होना चाहिए जो हो रहा है। तो आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स द यूनियन गवर्नमेंट टुक 8 months, हमारी जो केंद्र सरकार है उसको 8 महीने लगे टू इनिशिएट स्टेप। अब देखिए इनिशिएट करना यानी कि काम शुरू करना, टू इनिशिएट स्टेप्स टू बिल्ड ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। तो ऑक्सीजन पैदा करने के लिए जो इंडस्ट्री, जो फैक्ट्री लगती है, प्लांट का मतलब है फैक्ट्री, उस फैक्ट्रीज को बनाने के लिए, बनाने की शुरुआत करने के लिए 8 महीने लगे। यानी कि फैक्ट्री तो बनी नहीं है उसको, उसकी शुरुआत करने में 8 महीने लगे। तो द यूनियन गवर्नमेंट टुक 8 months टू इनिशिएट स्टेप्स टू बिल्ड ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स दैट विल रिड्यूस द रिलायंस ऑन प्रेशराइज्ड लिक्विड ऑक्सीजन। अभी हम यूज कर रहे हैं ये प्रेशराइज्ड लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है, और इसको लाना ले जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अब हम इस पर जो अपनी निर्भरता है, जो रिलायंस है, वो हम कम करना चाहते हैं, और वो कम करने के लिए हमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाने होंगे, और उसको शुरू करने के लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको 8 महीने लगे। Of the 162 plants approved, only 33 have been installed, the health ministry tweeted। और हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है ट्वीट पर, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि हमने एक 162 प्लांट्स को अप्रूव किया है। प्लांट्स का मतलब है यहाँ पर फैक्ट्री, ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए फैक्ट्रीज। तो हमने 162 प्लांट्स को अप्रूव किया है, जिसमें सिर्फ 33 अभी तक बनकर तैयार हुए हैं, इंस्टॉल हो गए हैं, मतलब बन के तैयार हो गए। Only 33 have been installed. Large buildings converted into temporary hospitals without necessary oxygen supplies to individual beds and sufficient care workers can at best serve as isolation centers। अभी क्या कर रही है गवर्नमेंट, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको कन्वर्ट कर रही है इनटू टेम्परेरी हॉस्पिटल्स। क्योंकि जो हमारे रेगुलर हॉस्पिटल्स हैं वो सब बियॉन्ड कैपेसिटी है, यानी कि उनमें कोई भी बेड खाली नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको कन्वर्ट कर रही है, स्टेडियम्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको कन्वर्ट कर रही है इनटू टेम्परेरी हॉस्पिटल्स। लेकिन उनमें भी गवर्नमेंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रही है, विदाउट नेसेसरी ऑक्सीजन सप्लाईज टू इंडिविजुअल बेड्स। तो आप टेम्परेरी आप हॉस्पिटल तो बना दोगे, वो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप अगर हर व्यक्ति को, जो लोग वहां पे भर्ती हैं, अगर आप उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहे हो और आपके पास सफिशिएंट केयर वर्कर नहीं है। सफिशिएंट केयर वर्कर का मतलब क्या होता है, जो स्वास्थ्य सेवा करने वाले लोग, जैसे नर्सेस, डॉक्टर्स, है ना। तो ये आपके पास अगर नहीं है, तो फिर ऐसे जो टेम्परेरी हॉस्पिटल्स हैं
वो सिर्फ एक आइसोलेशन सेंटर का काम करेंगे। आइसोलेशन सेंटर का मतलब है कि जो बीमार है उनको आप अलग थलग कर दिया है। आइसोलेट करना मतलब अलग थलग करना। तो वो हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि ना तो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, ना वहाँ पे नर्सेज हैं, ना वहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सप्लाई है। तो दे आर जस्ट एज आइसोलेशन सेंटर। ठीक है, आपने जो बीमार है उनको अलग कर दिया, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये एक जो आज का एडिटोरियल है, तो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ इसको। मैं अभी इसको आई विल पुट इट ऑन वेबसाइट। और थोड़ा डरावना है लेकिन मास्क पहने रहिए और कहीं बाहर मत जाइए। ठीक है, अभी मैं रख रहा हूँ। चाइना बहुत कुछ कर सकता है मेरे भाई। चाइना जो है वो चाइना का आप देखिए, मतलब इतना मजेदार बात है कि जिस महिला को, जो फर्स्ट पेशेंट थी वुहान में, जो मार्केट है जहाँ पे वो, जहाँ से फैला है, ठीक है, उसकी जो फर्स्ट, जो जीरो पेशेंट बोलते हैं उसको, जीरो पेशेंट, जो फर्स्ट पेशेंट थी, शी इज अ वुमन जो कि वहाँ पर काम करती है मार्केट में, वो जिंदा बच गई। ठीक है, और वुहान में अभी कुछ महीने पहले लोग जो है पार्टी कर रहे हैं, वहाँ पे स्विमिंग पूल में पार्टी चल रही है, क्योंकि वहाँ पे जीरो केस है। अब चाइना ने कंटेन कर लिया। ठीक है, तो सब लोग गाली दे रहे हैं वुहान को, पूरी दुनिया की, तुम लोग पार्टी कर रहे हैं और यहाँ पे हम सब लॉकडाउन में हैं। और अभी तो ऑस्ट्रेलिया ने भी जीरो हो गया, ऑस्ट्रेलिया ने भी, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, तो ये सारी जो अनिकेत साहब, मैं इसको अलग से ही पढ़ाऊंगा आपको, नेशन कंट्री का। ठीक है, वो कंसेप्ट है, वो मैं 5 मिनट में नहीं खत्म कर सकता। ठीक है, मैं शुरुआत ही इसी से करूंगा, कल या परसों से शुरू करूंगा, इसी से शुरू करूंगा। वो 5 मिनट में नहीं होगा, उसमें बहुत हिस्ट्री पढ़ाना पड़ेगा। चाइना के पास, चाइना बहुत सीवियर लॉकडाउन किया था चाइना ने, और बहुत ही मतलब ईमानदारी से काम किया था, कांटेक्ट ट्रेस किए थे जो लोग थे जिनको जो और वहाँ के लोग भी बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। मेरे एक दोस्त हैं चाइना में जो एमबीबीएस कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि चाइना में गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस हैं उसको लोग बहुत फॉलो करते हैं। बोल रहे थे कि मेरे फ्लैट के सामने एक चाइनीज फैमिली रहती है जिसमें 2 बच्चे भी हैं, और 2 या 1 बच्चा है, और 10 महीने तक वो घर से बाहर नहीं निकले थे। और चाइनीज गवर्नमेंट ने सब कुछ किया था लोगों के लिए, कोई भूखा ना मरे, है ना। हमारे यहाँ पे बहुत अलग प्रॉब्लम्स हैं। हमारे यहाँ तो हम भी नहीं सीरियस हैं। ठीक है, अभी किसी की मौत हुई थी यहाँ पे, मेरे मोहल्ले पे पीछे में, मतलब कोविड से नहीं हुआ था, किसी और रीजन से हुआ था। भीड़ लगी हुई थी देखने के लिए उसको। ठीक है, और वो कम से कम 100-200 लोग तो उसके उसी में थे, घर के अंदर। शादियां हो रही हैं, शादियां तो मतलब मैं देखता हूँ टेंट वेंट, अभी कुछ इधर 1-1.5 हफ्ते से कम हुआ है, नहीं तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, सब मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स है अभी, और गवर्नमेंट का भी नहीं है रोल। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को लगता है कि बस पुलिस रूल लगा दो, मारो पीटो, चालान लगा दो, लोगों को चालान काटो, तंग करो, दैट इज लॉकडाउन। गवर्नमेंट जब, देखिए, जब गवर्नमेंट सीरियस होती है, जब लोगों से इंगेज करेगी, बातचीत करेगी, तो लोग भी सपोर्ट करते हैं। अब आप सीधे सिर्फ नियम पास करते हैं कि ठीक है, आज से, कल से मास्क नहीं लगाया तो 4,000 का, 5,000 का जुर्माना। ठीक है, परसों से जो है मार्केट पूरी बंद। ऐसे काम नहीं होता है। तो इट्स अ फेलियर, इट्स अ फेलियर। स्लम एरिया में क्यों नहीं हो रहा है, ये आपका ये जो डेटा है ना, जब तक डेटा नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत यंगर पॉपुलेशन है, यंगर पॉपुलेशन है, इसकी वजह से डेथ्स कम दिखती हैं। आप इटली वगैरह में जाएंगे तो नंबर ऑफ एजेड पीपल मोर थे, इसलिए नंबर ऑफ डेथ्स जो है वहां पर ज्यादा थे। और ये बहुत ही गलत नोशन है कि स्लम एरिया में नहीं होता है। ठीक है, वो हमको डेटा नहीं मालूम है, हमारे पास आंकड़े नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत सारी डेथ्स जो हैं वो छुपाई गई हैं। अभी जैसे बोला था कि रूरल एरिया में नहीं है।
ठीक है, तो मुझे विश्वास नहीं है, ठीक है, आई डोंट बिलीव इन डेटा, गवर्नमेंट के डेटा पर, ठीक है, और मुझे नहीं लगता है कि स्लम के लोगों में ज्यादा इम्यूनिटी पावर है बाकी लोगों से, ये सब बकवास मिशन है, सब जगह आएगा, टेंशन मत लीजिए। नहीं नहीं, डिक्टेटरशिप में चाइना डिक्टेटर है, डिक्टेटरशिप है, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है ना, ऑस्ट्रेलिया में तो जीरो हो गया अभी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में डिक्टेटरशिप नहीं है। बहुत सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो तो कितनी लिबरल है, वहां पे भी बहुत कम है। जापान इज आल्सो नॉट अ डिक्टेटर। तो ये डिक्टेटरशिप होने से ही सब कुछ अच्छा होगा, ये गलत नोशन है, ठीक है, ये गलत नोशन है। मुझे नहीं लगता है कि डिक्टेटरशिप से फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट अच्छी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की जो नीयत है वो सही होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखें ना, आप खुद देखिए, सिंपल एग्जांपल, पॉलिटिक्स किस चीज पर होती है? आप देखिए, आप हमारे देश की जो राजनीति है वो किस आधार पर होती है ना? वो नौकरी देंगे हम आपको, ये देंगे, इस आधार पर नहीं होती। हमारे यहाँ जाति और धर्म के आधार पर होती है राजनीति। तो फिर नेता फिर वही करेगा ना। नेता को पता है कि आप किस आधार पर वोट देते हैं, उनको ये चीज अच्छे से पता है। तो गलती हमारी भी है, सिर्फ नेताओं की नहीं है। नेता हमसे बनते हैं, हमारे बीच के ही लोग नेता बनते हैं, तो नेता कोई बाहर से नहीं आते, ठीक है। तो हमारा अपना जो सोच है वो बहुत गड़बड़ है। एक दूसरे से हम इतना हेट करते हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो देश भी वैसे बनेगा ना, गवर्नमेंट भी वैसे ही रहेगी ना। गवर्नमेंट कोई बाहर से थोड़ी ना आती, हमारे आपके ही बीच से निकलते हैं एमएलए, हमारे ही परिवार से निकलते हैं, हम ही उनको वोट देते हैं, ठीक है। तो चलता है ये सब। चलिए, हिम्मत मत हारिए, ये सारी चीजें चेंज होंगी, बदलाव भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि स्थितियां एक जैसी रहती हैं, स्थितियां बदलती भी हैं, चेंज भी आता है, और चेंज पॉसिबल है, ठीक है। नहीं भाई, मैं नेता वेता नहीं बन सकता, सॉरी। मैं गांव का गरीब मास्टर ही बन के रहना चाहता हूँ। आप बनो नेता, मेरे को कुछ भी नहीं आता सिवाय ये जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो बाय, आप लोग नेता बनो, मेरे को छोड़ दो, मैं गांव का मास्टर ही ठीक हूँ। बाय बाय।